अरे बाबूजी, मैं उठा लेती हूँ। अरे बेटा रहने दे, अभी तेरे बाबूजी इतने बूढ़े नहीं मैं। और फिर तू क्या क्या उठाएगी, वैसे ही तेरे पास 2 थैले। ये इतने हल्के हैं, मैं आराम से उठा लूंगी। चल ना चल, अभी जाके सब्जियां भी लेनी। अरे बाबूजी 1 मिनट, घर में सारी सब्जियां पड़ी हुई, कोई जरूरत ही नहीं सब्जी लेने की। अरे बेटा मुझे बैगन और हरे प्याज खरीदने हैं। सावित्री को मत बताना। क्या? शाम को मैं उसे बैगन का भरता बना के सरप्राइज देने वाला हूँ। बाबूजी आप भी बाबूजी। क्या हुआ? अच्छा फोन आ रहा है। हेलो। बाबूजी 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 हुआ क्या? सुनिए तो बाबूजी। बाबूजी बाबूजी धीरे, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं। बाबूजी बताइए ना क्या हुआ? आप क्यों भागे जा रहे हैं? क्या हुआ क्या बाबूजी? कुछ तो बताइए। रुकिए बाबूजी। बाबूजी क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी बता। बाबूजी 10 मई सन 2002 गाजियाबाद में रहने वाले रिटायर्ड पीटी टीचर प्रताप पांडे अपनी बड़ी बहू के साथ घर का सामान और सब्जी वगैरह लाने बाजार गए थे। तभी उन्हें फोन आया कि उनकी पत्नी सावित्री देवी की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई। अब सवाल यह था कि सावित्री देवी सीढ़ियों पर क्या कर रही थी। जब वो जानती थी कि उनकी बड़ी बहू और पति घर का सामान लेने बाजार गए ही हैं, तो उन्हें थैला लेकर बाहर जाने की क्या जरूरत पड़ी? क्या ये कोई हादसा था या फिर इस घटना के पीछे कोई और रहस्य छिपा था? हमारा फ्लैट तो नीचे ही है, मैं किचन में काम कर रही थी। वैसे इंस्पेक्टर साहब, बाजू में काम चल रहा है, उसके शोर से कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं नीचे से ऊपर आ रही थी तो मुझे सीढ़ियों पे हाथ दिखाई दिया। फिर मैं दौड़ के आई तो देखा माँ जी खून से लथपथ पड़ी थी। माँ जी, आपकी सास सावित्री देवी की हेल्थ कैसी थी? वैसे तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्हें लो बीपी और डायबिटीज की प्रॉब्लम थी। अगर बीपी की दवाई लेने में जरा भी देरी हो जाती तो उन्हें चक्कर जैसा आ जाता था। अच्छा, पहले कभी ऐसा हुआ था चक्कर आने की वजह से वो गिर पड़ी हो? जी हाँ, करीबन 1 साल पहले उनकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई थी। उन्होंने दवाई लेने में देरी कर दी और वो बेडरूम में ही गिर पड़ी। उनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत चोट आई थी। अच्छा, वो रोज सब्जी लेने इसी वक्त जाती थी? हरगिज नहीं, मैं और बहू मार्केट से सब्जियां और बाकी का सामान लाते थे। उस दिन भी सावित्री से कहकर गया था कि सब्जी मैं लेकर आऊंगा, फिर भी पता नहीं वो वहां कैसे। पांडे जी, क्या आपकी पत्नी कभी लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करती थी? वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती थी, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसकी सीढ़ियों के पास जाने की कोई वजह नहीं थी। अच्छा, तो मुझे ये बताइए पांडे जी कि आपकी बहू माया के आपकी पत्नी के साथ ताल्लुकात कैसे थे? उसने तो बेटी की तरह ख्याल रखा है हमारा। बहुत अच्छी लड़की, कम से कम उस कमबख्त से तो बहुत अच्छी। ये आप किसकी बात कर रहे हैं? मेरे छोटे बेटे प्रदीप की बीवी रश्मि की। रोज की खिटखिट से तो अच्छा है मायके जाकर रहना। आपने अपने पति को आत्महत्या करने की धमकी भी दी थी। जी। 10 मई को 11 से 12:30 के बीच आप कहाँ थे? स्कूल में। जी, मैं टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। वहीं पर थी। देखिए, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है और हमारा कैंप बिल्कुल यहाँ लगा है। आपको यहाँ से यहाँ मूवमेंट लेनी है एंड मेक श्योर इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जनाब, आपके लिए कॉल है। हेलो। व्हाट हैपेंड जवान? इज एवरीथिंग ऑलराइट? सर, मुझे घर जाना होगा। क्यों, क्या बात है? माय मदर इज नो मोर। पांडे जी, हमारा मानना है कि आपकी पत्नी ने उस दिन अपनी लो बीपी की दवा लेने में देर कर दी। वो नीचे कुछ लेने जाना चाह रही थी क्योंकि उनका थैला और बटुआ उनके पास मिला, क्योंकि उनके आसपास या उनके शरीर पर कोई भी ऐसा निशान नहीं मिला जिससे लगे कि उनके साथ जबरदस्ती की गई। शायद लिफ्ट तक पहुंचने से पहले उन्हें चक्कर आ गया और सीढ़ी से गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। तो आप ये कह रहे हैं कि वो एक एक्सीडेंट था? जी। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं ये चाहता हूं कि आप उनकी बॉडी की ऑटोप्सी ठीक से करवाएं। ओके, इस पे साइन कर दीजिए। हमारे समाज में बुजुर्गों के साथ होने वाले अपराध लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। अकेले मुंबई में ही 2011 में ऐसे 32,191 केसेस दर्ज किए गए और एक जानी मानी एनजीओ के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में ऐसे अपराध मुंबई की तुलना में 4 गुना हैं। इन आंकड़ों से साफ जाहिर है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक सुरक्षित नहीं हैं।
तो क्या सावित्री देवी भी ऐसे ही किसी अपराध की शिकार हुई थी, या फिर प्रताप पांडे का शक बिल्कुल बेबुनियाद था? जो भी हो, लेकिन प्रताप पांडे ने अपनी शंका पुलिस को बताकर बिल्कुल सही किया। हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर पुलिस किसी मौत के केस को एक्सीडेंटल डेथ मान रही हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है, तो आप आईपीसी की धारा 300 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर पूरी तरह से जांच करवा सकते हैं। बाबूजी, बेटा, इच्छा नहीं है। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया बाबूजी। कम से कम एक कप चाय ले लीजिए मेरी खातिर। आप सर जी, इंस्पेक्टर चौधरी बोल रहा हूँ। जी। हमारा डाउट सही था। ऑटोप्सी की रिपोर्ट आ गई है। उस दिन आपकी पत्नी ने दवा नहीं ली थी। रिपोर्ट भिजवा दूंगा। क्या हुआ बाबूजी? कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि उस सिर्फ एक एक्सीडेंट था। ऑटोप्सी रिपोर्ट आ चुकी, उसमें लिखा है कि उस दिन वो दवाई लेना भूल गई थी। बाबूजी, समझने की कोशिश कीजिए। ये अनहोनी हमारे साथ होनी थी तो हो गई। अब हमें हिम्मत रखनी पड़ेगी और हकीकत को मानना होगा। ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई, माँ दवाई लेना भूल गई होगी। ऐसा नहीं हो सकता जगताप। मन को शांत रखिए। और मैं कीर्तन सिंह से मिलने जा रहा हूँ। आया हूँ तो उससे भी मिलता चलूं। शायद मुझे आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। हिट एंड रन यानी वाहन से टक्कर मारकर भाग जाने के केसेस हमारे देश में हर साल 17 से 20% की तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी तो प्रताप पांडे अपनी पत्नी की मौत के सदमे से नहीं उबर पाए थे कि अचानक बेटे की मौत की खबर ने उन्हें तोड़कर रख दिया। ये क्या हो रहा था उनके परिवार के साथ? क्या कोई उनके खिलाफ साजिश रच रहा था या ये महज एक इत्तेफाक था? देखिए पांडे जी, ये हिट एंड रन का केस है। सामने वाले व्हीकल के ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया और स्पॉट से भाग गया। मौका वारदात पर हमें कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं मिला। वो तो करीब 2 घंटे बाद एक कार वाले ने देखा और उसने हमें इन्फॉर्म किया। आप ये कहना चाहते हैं कि ये भी एक्सीडेंट? एक ही घर में एक के बाद एक 2 एक्सीडेंट? ये आपको कुछ अजीब नहीं लगता इंस्पेक्टर साहब? इत्तेफाक नहीं है। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि सावित्री के पास सीढ़ियों के पास जाने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन फिर भी वो वहां गई और आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। जगताप बचपन से बाइक चलाता है और अच्छी बाइक चलाता है। सड़क पर हमेशा लेफ्ट होकर चलता है। कैसे कोई से टक्कर मार के जा सकता है, बताइए आप। देखिए पांडे जी, वी आर नॉट श्योर, लेकिन हो सकता है कि सामने के टेम्पो या ट्रक ड्राइवर ने शराब पी रखी हो। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है इसके पीछे कोई तो है। आपको क्या लगता है, कौन है इसके पीछे? आपके बेटे की किसी के साथ कोई दुश्मनी हो? मेरा बेटा फौजी था। देश के दुश्मन के अलावा उसकी किससे दुश्मनी हो सकती है? उसका कभी किसी के साथ झगड़ा हुआ हो? आपको ऐसा कुछ याद है? तो बस छोटे भाई से उसका झगड़ा हुआ। अच्छा, तो आप मुझे बताएंगे एग्जैक्टली हुआ क्या था उस दिन? प्रदीप, मेरा छोटा बेटा, उसने मुझे और सावित्री को घर से बाहर निकाल दिया। जगताप को इस बात में बहुत गुस्सा आया था कि हम प्रदीप के घर गए। बीवी के डर से माँ बाप को घर से निकाल दिया तूने? ऐसा आपको पूरी बात पता नहीं है। झगड़े की शुरुआत हमेशा ये करते थे। फिर इसी की तरफदारी कर रहा तू। अब हाथ मत उठाना, नहीं तो मेरा भी हाथ उठ जाएगा। चल यहाँ से, चल। मार मुझे, मार। ऐसा करो, छोड़ दो मुझको। छोड़ दो, वो पागल हो गया। चल चल यहाँ से। तब से दोनों भाई एक दूसरे से बात नहीं करते। इसके अलावा
किसी और के साथ कोई झगड़ा वगैरह हुआ था उसमें? कीर्तन सिंह, कीर्तन सिंह के साथ इसका झगड़ा हुआ था। कीर्तन सिंह? हमारी एक जमीन है, उसका छोटा सा हिस्सा कीर्तन सिंह ने हथिया लिया था। 5 साल से कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट के बाहर 1-2 बार इन दोनों में झगड़ा हुआ था, लेकिन मेरे दखल देने पे सब सही हो गया था। मिश्रा जी, इस प्रदीप, उसकी वाइफ और कीर्तन सिंह इन्हें बुलाइए फौरन इंक्वायरी के लिए। हाँ, उनसे मेरा झगड़ा हुआ था। उन्होंने मुझ पे हाथ भी उठाया था। मैंने उनसे बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया था, लेकिन मैं उनसे माफी मांगना चाहता था। जिस दिन उसका देहांत हुआ था उस दिन तुम कहाँ थे? मैं और मेरी वाइफ गुड़गांव गए थे। रश्मि के चाचा जी रहते हैं वहाँ पे। अगर आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं। मेरे और मेरी सास के बीच में जो भी झगड़े होते थे, ऐसे झगड़े तो हर घर में होते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि हमने उन्हें मार दिया। जगताप भैया की तो बहुत इज्जत करते थे, तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। अब यकीन करिए हमारा, हमने किसी को नहीं मारा। देखिए सर, हमारा तो धंधा है जमीन की दलालियों का, और आप तो जानते ही हैं दुश्मन जर जमीन जोरू से ही बनते हैं। लेकिन इस मामले में हमको कुछ नहीं पता जी। भाभी जी का कब देहांत हुआ और जग्गी कब वापस आया, कब उसका एक्सीडेंट हुआ, ये आज ही हमें पता चला है जी। लेकिन जो भी हुआ सब बहुत बुरा हुआ। ये सारे पेपर्स आगे पीछे क्यों हैं? मुझे सारे ऑर्डर में चाहिए। सारे पेपर बिल्कुल ऑर्डर पे चाहिए मुझे। सर, प्रदीप के कॉल लिस्ट से पता चला है कि जगताप के डेथ के 2 दिन पहले वो एक ट्रांसपोर्ट वाले से मिलने गया था। ट्रांसपोर्ट वाले को मिलने गया था? इसका मतलब उसने किसी ट्रक वाले को पैसे दिए ये एक्सीडेंट करवाने के लिए। फौरन उसका एड्रेस निकालो। सर। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेटल के पाइप बेचने के लिए ट्रक चाहिए था, इसलिए वहां पे गया था। मैं तो मैंने को पहले ही बताया, मैं अपने भाई साहब से बहुत प्यार करता था। मैं तो उनसे माफी मांगना चाहता था। मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। क्या है साहब जी, मेरा तो डीलिंग पुराने कस्टमरों से ही होता है। इसको मैं पहली बार ही मिला था। अपना माल भिजवाने के अलावा इसने कोई और बात की थी? जैसे कि किसी खाली ड्राइवर के बारे में पूछा हो या फिर किसी ट्रक या टेम्पो के बारे में? नहीं साहब। देखिए सर जी, हमने सब क्रॉस चेक कर लिया है। उस ट्रांसपोर्ट वाले के सारे ट्रक उस दिन किसी दूसरे एरिया में थे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसने कोई दूसरा ट्रक किराए पे लिया हो। देखिए, हमने सब रिकॉर्ड चेक किए, सारे कॉल रिकॉर्ड चेक किए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने कीर्तन सिंह से बात की? हो सकता है उसने किसी दूसरे ट्रांसपोर्ट वाले को फोन किया हो। हमने उसके भी कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसके आदमी ने फोन किया हो, या फिर। देखिए सर जी, ये दोनों मौत एक्सीडेंट है या मर्डर, इसकी छानबीन चल रही है। फिर भी मेरी माने तो मिस्टर प्रताप, आपको वहम हो रहा है। आपको माँ जी और अपने बेटे की मौत का सदमा लगा है। I'm sorry sir, आपको दुख हो रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है। जब 2 महीनों तक जांच करने के बाद भी पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, तो उन्होंने मान लिया कि ये दोनों मौतें एक्सीडेंट से ही हुई। लेकिन प्रताप ये मानने को तैयार नहीं थे। उनके सामने अब भी कई सवाल थे जो उन्हें सता रहे थे कि आखिर बिना वजह सावित्री घर से बाहर क्यों निकली थी, और वो अपनी दवाई खाना कैसे भूल गई, और इस रहस्यमय ढंग से जगताप का एक्सीडेंट कैसे हुआ। प्रताप का दिल ये मानने को हरगिज तैयार नहीं था कि ये सारी बातें इत्तफाकन हुई थी। माया, बाबूजी कैसे हैं? उनकी तबीयत कैसी है अभी? बाबूजी बिल्कुल ठीक नहीं है। ना तो वो ठीक से खाते हैं, ना तो वो ठीक से सोते हैं। बाबूजी, 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 इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा पुलिस स्टेशन हो गया था। बाबूजी, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इतना तनाव लेने की क्या जरूरत है? यहाँ मेरी बीवी और बेटी की हत्या हो गई है और आप मुझसे आराम करने के लिए कह रही हैं? मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूंगा। ये एक एक्सीडेंट को भी हत्या मानते हैं। मेरी मानो तो तुम किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाओ। मैं सब कोशिश कर चुकी। पिछले 3 महीने से वो लगातार हर रोज सिर्फ पुलिस स्टेशन जाते हैं और कहीं भी। चेक करता हूँ मैं। राशन कार्ड जरूर नहीं लाएगा और ओरिजिनल लेके आना। ठीक है। रामकिशन तुम्हारे पिताजी है ना, उनकी भी जरूरत पड़ेगी। पेपर सब ठीक है तुम्हारे? मिश्रा जी, साहब अभी पीछे हैं, अब आप बैठिए, हम आते हैं। मैं बहुत देर से। ठीक है, बाद में साइन करता हूँ। हेलो। हाँ,
नहीं, कुछ खास काम नहीं है, मैं टाइम पे आ जाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, बाय। इंस्पेक्टर साहब, अभी नहीं पांडे जी, अभी बहुत बिजी हूं मैं। कल आऊं, परसों आऊं, या एक हफ्ते बाद आऊं, या घर में कोई मर जाए तब आऊं मैं? क्यों कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ ऐसा? बोलिए, आप लोगों का सबका रवैया बदल गया है। आप मुझसे आंख से आंख मिला के बात नहीं कर रहे। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? बोलिए। बहुत हो गया। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बेटे की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। मिश्रा जी, सर, चाचा जी को बाहर तक छोड़कर आओ। चलिए सर, अब आइए। आइए सर, आप आइए। आइए सर। बाबूजी, आपने कभी एक बार भी ये सोचा है कि अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? बाबूजी, क्या हम ये सब जो कुछ भी हो रहा है इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लें? इस तरीके से तो आपकी तबीयत और भी खराब होती जाएगी बाबूजी। बाबूजी, लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं पागल हूं क्या? यही कह रहे हैं ना? कहने दो उन्हें। जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चल जाता ना, मैं ये लड़ाई लड़ते रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। 3 महीने हो गए अंकल जी, आपका केस काफी पुराना हो गया। अंकल जी, कोई सस्पेक्ट नहीं है, कोई मिनिस्टर का बेटा इन्वॉल्व नहीं है, कोई सनसनी नहीं है, आपके केस में वजह नहीं। माफ कीजिए, ये हम नहीं चाह सकते। अंकल, आप रोज रोज क्यों आते हो? मैंने आपसे कितनी बार कहा कि हम आपकी स्टोरी कवर नहीं कर सकते। आपकी स्टोरी में दम ही नहीं है। स्टोरी नहीं है ये, नहीं है स्टोरी। जिंदगी है मेरी। एक रिटायर्ड आदमी के बीवी और बेटे की हत्या हो गई और आप लोग उसमें मसाला ढूंढ रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? मेरा बेटा फौजी था, सारी जिंदगी उसने देश की रक्षा के लिए लगा दी, तब कहीं जाकर आप लोग अपने इस एसी रूम में बैठ पाते हैं। मेरी बात लोगों तक पहुंचाना आपका फर्ज है, फर्ज, ड्यूटी। समझ में आती है आप लोगों के? या मसाला कूटते चाटते वो भी भूल गए आप लोग? जब सभी ने प्रताप पांडे की मदद करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने मीडिया का दरवाजा खटखटाया। न्यूज चैनल्स के पास गए, अखबारों के ऑफिसेस के चक्कर काटे, मैगजीन के एडिटर्स से मिले। वो बस इतना चाहते थे कि मीडिया उनकी बात लोगों के सामने लाए ताकि उनकी पत्नी और बेटे की मौत के केस की दोबारा जांच हो और उन्हें इंसाफ मिले। लेकिन मीडिया ने उनके केस में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और प्रताप पांडे ने हार नहीं मानी। उन्होंने पुलिस स्टेशन के बाहर भूख हड़ताल शुरू कर दी और आखिरकार मीडिया को उनकी बात कवर करनी ही पड़ी। सर, आप रेडी हैं? ओके, रोलिंग एक्शन। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बीवी और बेटे की हत्या की गई है। पुलिस ने मदद करने से इनकार कर दिया। मैं 62 साल का रिटायर्ड आदमी, मुझे अपमानित करके पुलिस स्टेशन के बाहर कर दिया। पुलिस का मानना है कि ये हत्याएं नहीं, एक्सीडेंट है। मुझे इंसाफ चाहिए और जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता मैं लड़ता रहूंगा। मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं लड़ता रहूंगा। ये जो आदमी यहाँ लड़ रहा है, इंसाफ मांग रहा है, भूख हड़ताल पर बैठा है, क्या ये पागल है? या फिर आपको लगता है कि ये इस आदमी का पागलपन है? या फिर पुलिस से कोई चूक हुई है? इनकी बीवी और बेटे की मौत एक एक्सीडेंट थी या हत्या, ये तो छानबीन के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन अगर पुलिस ही अपना काम नहीं करेगी तो फिर ये काम कौन करेगा? क्या हमारी कानूनी व्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो एक फौजी की मौत की छानबीन भी नहीं कर सकती? प्रताप जी ने जो किया वो धैर्य और दृढ़ निश्चय की एक मिसाल है।
इससे हम सबको एक सीख मिलती है कि इंसान चाहे अकेला क्यों ना हो और मुसीबतें कितनी भी बड़ी हों, अगर वो ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। आखिरकार प्रताप जी की जीत हुई और केस सीबीआई को सौंप दिया गया। हाय, आई एम सीबीआई ऑफिसर के गोहिल और ये मिस्टर साहनी मेरे असिस्टेंट। अच्छा ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी बीवी का कत्ल हुआ है? घर के बाहर जाने की उसके पास कोई वजह नहीं, और वो बिना वजह बाहर जाए ऐसी औरत नहीं थी। सर रेडी है? ऑफिसर साहनी, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि सावित्री देवी का मर्डर हुआ था। अब सोचो ये कि हत्यारे ने उन्हें मारा कैसे? मतलब उनके पास बाहर जाने की कोई वजह नहीं थी। इसका मतलब है कि उन्हें बेल बजाकर बाहर बुलाया गया, और इससे साफ जाहिर होता है कि बेल बजाने वाला कोई परिचित था। उसने सावित्री देवी को मौका पाकर सीढ़ियों से धक्का दे दिया। सावित्री देवी की पहले धक्के से मौत हुई नहीं। फिर उसने क्या किया? सावित्री देवी के सर को दीवार पर दे मारा, तब जाके उनकी मौत हुई है। उसके बाद उसने थैली और पर्स लाश के पास लाके रखी। मतलब उसे यह पता था कि उनकी थैली और पर्स कहाँ रखी है। उसे यह भी पता था कि दवा लेट लेने की वजह से उन्हें चक्कर आता है। ये सावित्री देवी का टॉप फ्लोर है, इस टॉप फ्लोर पे रहती थी वो, और ये टॉप फ्लोर के चारों फ्लैटों का टेरेस कॉमन है। यानी कातिल टेरेस पे गया और इस बिल्डिंग के पीछे से दीवार फांद करके निकल गया। इससे साफ जाहिर होता है कि कातिल उस बिल्डिंग के लेआउट से पूरी तरह से परिचित था। उसे हर एक की रूटीन पता थी। उसे ये पता था कि इस फ्लैट में सिविल वर्क चल रहा है, यानी यहाँ की ड्रिल मशीन से और ग्रेनाइट की आवाज से एक 60 साल की महिला की आवाज पूरी तरह से दबाई जा सकती है। ये बात वो जानता था। सर लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये एक एक्सीडेंट ना होकर एक मर्डर है? कमान साहनी, ये देखो, सावित्री देवी अगर इस एंगल से गिरी होती तो उनका सर सामने वाली दीवार पर टकरा था, और खून के निशान जो यहाँ पर हैं वो इस दीवार पे होते। सावित्री देवी का चेहरा लेफ्ट साइड में और बॉडी राइट साइड में होनी चाहिए थी, लेकिन हमें बॉडी इस पोजीशन में मिली है। तुम टेस्ट के सारे रिजल्ट देखो। इसका मतलब आपको ये लगता है कि किसी ने उनको धक्का दिया और वो मरी नहीं, और फिर किसी ने उनके सर को पकड़कर या तो दीवार पे या स्टेप्स पे दे मारा। एग्जैक्टली। डेड बॉडी की पोजीशन नेचुरल फॉल की नहीं है साहनी। सर ये टेस्ट तो ठीक है, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट क्लियरली मेंशन करती है कि क्योंकि उन्होंने दवा नहीं ली थी, उन्हें चक्कर आना स्वाभाविक था। साहनी, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अब तुम ये बताओ कि जगताप का एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? रानी, मान लो कि ये भी हत्या है, तो पहला सवाल ये उठता है, क्या एक ही खूनी ने दोनों हत्याएं की हैं या फिर दो अलग अलग खूनी हैं? क्योंकि अगर एक खूनी है तो उसे अच्छी तरह से पता था कि माँ की मौत के बाद बेटा जरूर वापस आएगा।
और उसी ने किसी टेम्पो या ट्रक वाले को पैसा दे करके जगताप का एक्सीडेंट करवाया। जानते हो सानी, ऐसे केस कैसे सॉल्व होते हैं? मोटिवेशन से। मोटिवेशन? यस। खून की वजह मालूम कर लो, खून ही अपने आप मिल जाएगा। राइट सर। एक काम करो, कीर्तन सिंह की फाइल मंगवाओ। ठीक है सर। पांडे जी, अगर 2 खूनी होते तो हो सकता है उनमें से एक ने माजी का मर्डर करवाया हो और दूसरा कीर्तन सिंह ने जगताप का एक्सीडेंट करवाया। लेकिन जैसा आपने कहा, कीर्तन सिंह के केस की आखिरी सुनवाई 1.5 साल पहले हुई थी जी, और उसके बाद जगताप पोस्टिंग पे गया और 3-4 बार वापस भी आया जी। अगर उसने जगताप को मारना ही होता तो पहली या दूसरी बार जगताप वापस आया था तभी वो कोशिश करता। दूसरा, हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कीर्तन सिंह का कारोबार करोड़ों में है और आपका मसला 20-25 लाख का, इसलिए उसके लिए ये रकम इतनी बड़ी नहीं है जिसकी वजह से उसे ये सब कुछ करना पड़े। आप भी ये कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों मौतें एक्सीडेंट है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कीर्तन सिंह बेकसूर है और यही वजह है कि ये केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। देखिए, हमारे 3 सस्पेक्ट हैं, कीर्तन सिंह, आपकी बहू रश्मि और आपका छोटा बेटा प्रदीप। कीर्तन सिंह इस वक्त बेकसूर लग रहा है। शक की सुई है रश्मि पे और प्रदीप पे। रश्मि किस स्कूल में पढ़ाती है? नवभारत विद्या मंदिर। जी, रश्मि इसी स्कूल में पढ़ाती है। उस दिन 11 से 12:30 के बीच में रश्मि कहाँ थी? क्लासेस तो नहीं थी उसकी, होगी यहीं कहीं पर, हो सकता है स्टाफ रूम में होगी। आपने देखा था उसे उस दिन? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, मेरी क्लास थी उस समय। मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं उस दिन स्कूल में थी, और कितनी बार बताऊं? वो तो हम भी जानते हैं, लेकिन 11 से 12:30 के बीच में आपकी कोई क्लास नहीं थी। आपके किसी कलीग ने, आपके किसी स्टूडेंट ने उस दौरान आपको वहां नहीं देखा। क्यों? तुम्हारी सास के साथ झगड़ा था, फिर भी पिछले 2 महीने में 4 बार, तकरीबन 4 बार तुम किसी ना किसी बहाने से जगताप के घर में गई। क्यों? उनको मारने का प्लान बना रही थी तुम। सब क्या बकवास है? आप लोग हम पर ही क्यों शक कर रहे हैं? जो सब पता है, सब उस जायन की वजह से हो रहा है। उसने ही बाबूजी को अपने काबू में कर रखा है और हमारे खिलाफ उनके कान भरती रहती है। वो जितनी सीधी दिखती है ना, उतनी सीधी है नहीं। सब जानती हूँ मैं उसके बारे में। लड़के घुमाने का बहुत शौक है उसे, और अब बूढ़े सास ससुर के पीछे न जाने किसके साथ सोती होगी। देखिए सर, हम बेकसूर हैं, हमें फंसाया जा रहा है। कम ऑन। हेलो सानी, ठीक है, जाइए, गो। एक मिनट, तुम दोनों अब भी शक के दायरे से बाहर नहीं हो, इसलिए ख्याल रखना, बिना इन्फॉर्म किए शहर से बाहर जाने की गलती मत करना, वरना मर्डर के चार्जेस तुम दोनों पे लग जाएंगे। गो। सानिया में माया का बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। तो मोनिका जी, आप और माया एक ही कॉलेज में थी? जी, हम कॉलेज टाइम में काफी अच्छे दोस्त रह चुके हैं, लेकिन आप ये सब बस ऐसे ही रूटीन इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, कुछ और बताइए उनके बारे में। माया एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, शायद इसीलिए उसे सब कुछ चाहिए था। वो दोस्ती भी अमीर लड़कों के साथ करती थी जो उसे काफी महंगे गिफ्ट देते थे। उस पर महंगे से महंगी चीजें लेने का जुनून सवार था। क्यों? उसका कोई स्टडी बॉयफ्रेंड नहीं था? नहीं सर, वो तो काफी लड़कों के साथ घूमती थी। अच्छा मोनिका जी, मैं अगर ये कहूं कि माया शादी के बाद एक आदर्श घरेलू भारतीय बहू है, अपने सास ससुर की सेवा करती है, तो मैं ये कहूंगी कि आप झूठ बोल रहे हैं। केके को माया के बारे में कुछ अजीब बातें पता चली। माया दिखने में एक बेहद सुशील और घरेलू बहू थी, लेकिन उसकी कॉलेज की दोस्त मोनिका के अनुसार उसके अतीत की छवि इससे बिल्कुल अलग थी। सच क्या था? वो कहते हैं ना, कभी कभी सच्चाई कल्पना से भी परे होती है। सर, ये माया के लास्ट 6 मंथ्स के टेलीफोन रिकॉर्ड्स। थैंक यू सानी, यू मे लीव। करेक्ट।
हाँ साहनी, मुझे हैप्पी मोबाइल ऑपरेटर के ऑफिस में मिलो 1 घंटे के अंदर। आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? अभी पता चल जाएगा। मिल गया सर। ये सिम कार्ड तो किसी लॉन्ग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को दिया गया था। इंश्योरेंस कंपनी को? हाँ सर, उनसे बल्क में डील होती है और फिर वो ये कार्ड अपने सेल्स एजेंट्स को देते हैं और आपको वहीं से सेल्स एजेंट्स का नाम पता चल जाएगा। लेकिन ये नंबर किसका है? साहनी, यही तो पता लगाना है। सर ये सिम कार्ड एजेंट मिक्की चोपड़ा का है। Yes, that's it. सानी, मिक्की चोपड़ा के सेल्स मैनेजर से मिलके उसके उन 2 दिनों का शेड्यूल निकलवाओ। पता तो चलेगा उन 2 दिनों में कहाँ था, क्या कर रहा था, किससे मिला। लेकिन सर आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि एक घरेलू भोली भाली बहू माया का फिर विकी के साथ है? ओह कम ऑन सानी, ये देखो, ये देखो, पिछले 2 महीने में 200 घंटे से भी ज्यादा बातचीत हुई है और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये सारी कॉलें लेट नाइट हैं। मतलब जब सास ससुर सो जाते थे तब बातचीत होती थी। कौन सी पॉलिसी 200 घंटे में बेची जाती है? मतलब साफ है कि माया ने उस लड़के के प्यार के चक्कर में अपनी सास का कत्ल किया है। दिस इज सिंपली अ क्राइम ऑफ पैशन। करेक्ट। बहरहाल अब हमारी पुरानी तरकीब आजमाने का वक्त आ गया है। तुम रश्मि और प्रदीप के घर जाओ, मैं पांडे जी के घर जाता हूँ, ठीक है? और हाँ, और तुम्हें पता है ना साहनी क्या करना है? यस सर। अब कातिल बहुत ही जल्दी पकड़ा जाएगा। एक गवाह मिला है जिसने ट्रक को टक्कर मारते हुए देखा और उसने नंबर भी नोट कर लिया है। और नंबर नोट करने के बाद जब वो पास में किया तो देखा कि जगताप मर चुका था। कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचने के लिए वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन आप फिक्र मत करिए पांडे जी, हम उस ट्रक ड्राइवर को जल्दी ढूंढ लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ट्रक ड्राइवर का पता चल चुका है। लीजिए पांडे जी, ट्रक ड्राइवर मिल गया। अब कातिल हमारी मुट्ठी में होगा। चलो सानी। बाबूजी, मैं जरा मिसेस मेहता के यहाँ आती हूँ। ठीक है बेटा। फिर ये अपने घर से बाहर निकली, ये तो बाजू की डोरबेल बजा रही। ये तो मिकी निकला बाहर। ये तो ऊपर जा रही है अकेली। हाँ जी, मिकी भी ऊपर गया। मिकी, उन्हें सब पता चल गया है। उन्हें उस ट्रक का नंबर मिल गया है और ड्राइवर को जल्दी पकड़ लेंगे। तुमने तो कहा था उस रास्ते पे कोई नहीं आता, फिर उन्हें ट्रक का नंबर कैसे मिल गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो ड्राइवर इस वक्त कहाँ होगा? कहाँ है वो? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? चले? एक्सक्यूज मी, क्या प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम, चलिए। हम अपने आप चले आप हमारे साथ चलिए, लेके चलो इन्हें। चलो एक बात तो कीजिए। बात करते नीचे चल के। चलिए चलिए मैडम। ऊपर क्या कर रहे थे तुम लोग? मैं तो सिर्फ खुली हवा में टहलने गई थी। और क्या? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मिसेस मेहता से मिलने जा रही हो। बाबूजी। और तुम भी ऊपर खुली हवा में टहलने गए थे? यस सर। बहुत घूम लिए तुम लोग खुली हवा में। अब पुलिस स्टेशन की हवा खाने से पहले सब कुछ सच सच बता दो। देखिए, मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ। आपको क्या लगता है कि हमारा कोई अफेयर चल रहा है? अफेयर? मैंने अफेयर की बात नहीं की। एक मिनट, अगर हम दोनों का कोई अफेयर भी चल रहा होता तो मैं अपनी सास को क्यों मारती? आप सोचिए ना इस बारे में। माया जी, आपने अपनी सास का खून अफेयर की वजह से नहीं, पैसों की वजह से किया है। देखो इन्हें। देखिए पांडे जी, ये है आपकी बीवी और जगताप की इंश्योरेंस पॉलिसी जो इसने इससे बनवाई थी। और इन पॉलिसीज की बेनिफिशियरी ये हैं। कुल मिलाकर इन्हें 1 करोड़ रुपए मिलने हैं।
क्यों, यही सच है ना? ये सब झूठ है सर। ये झूठ है? तुमने जितनी भी पॉलिसीज बेची उनमें से इन 2 पॉलिसीज का प्रीमियम सबसे ज्यादा है, इसलिए हमारे लिए सच को पकड़ना मुश्किल नहीं था। और पांडे जी, सबसे कमाल की बात यह है कि इन दोनों पॉलिसीज का प्रीमियम माया जी के बैंक अकाउंट से आया है। क्यों मिकी, तुम अभी भी नहीं समझे? इस औरत ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है। अफेयर का सिर्फ बहाना था ताकि तुमसे ही अपना काम करवा सके। तू शायद ये नहीं जानता कि ये औरत पहले से ही लालची और पैसे की भूखी है। अब तुम बस सच बताओगे या फिर हम अपना तरीका अपनाएं? बोलो। माया ने कभी मुझसे पॉलिसी नहीं बनवाई, पर मुझे मिलने बुलाती थी। इसने मेरा नंबर लेके मुझे कॉल करना शुरू किया और हम छुप छुप के मिलने लगे। मुझे उससे प्यार हो गया। इसने मुझसे कहा कि अगर हमें नई जिंदगी शुरू करनी है तो हमें बहुत सारे पैसे चाहिए हों। इंश्योरेंस कराने और दोनों को मारने का प्लान ही सीखा था। सर 1 साल से प्लानिंग कर रहे हैं हम। हमें बिल्डिंग में सब लोगों का टाइम टेबल पता था और हमें यह भी पता था नीचे वाली फ्लोर पे मरम्मत का काम चल रहा है। ये सब हमने बहुत सोच समझ के प्लान किया था। अपने ससुर जी के साथ जाने से पहले माया ने बीपी की गोली छुपा दी थी। सावित्री आंटी को बीपी की गोलियां लेनी थी तो उनको वो अपनी जगह पे नहीं मिली। अरे कहाँ गई दवाई? मैंने माया के घर जाके उसकी डोर बेल रिंग करी। जब सावित्री आंटी बाहर आई तो मैंने उनसे कहा कि उनका कुछ सामान सीढ़ियों पे गिरा पड़ा। जब वो सीढ़ियों पे देखने गई तो मैंने उन्हें धक्का दे दिया। फिर मैं घर में वापस गया और मैंने बीपी की गोलियां अपनी जगह पे रखी, थैली और पर्स लाके आंटी के पास रख दिया। सारी चीजों की जगह माया ने मुझे पहले से ही बता के रखी थी। फिर मैं टेरेस पे गया और दूसरे विंग से नीचे उतरा। बाउंड्री वॉल कूद के दूसरी तरफ गया। वहां सामने मेरी बाइक खड़ी थी। उसे लेकर मैं एक क्लाइंट से मिलने चली गई। अपनी माँ की मौत के बाद जगताप वापस आया हुआ था। एक दिन वो घर से काम से बाहर गया था। उसके वापस आने का एग्जैक्ट टाइम माया ने मुझे पहले से बता के रखा था। मैंने ट्रक वाले को पैसे देके उसका एक्सीडेंट करवा दिया। मिकी, माया ने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया ताकि तुम्हें हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके। सच ये है कि माया को सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार है। सच ये है कि माया को सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार है। हाँ है बहुत सारे पैसे चाहिए मुझे जिंदगी में, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी शादी जगताप से करा दी, वो भी जबरदस्ती। मेरी सारी उम्मीदों में पानी फिर गया। मैंने मिक्की का इस्तेमाल सिर्फ वो इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए किया था और मिक्की बिल्कुल वैसा ही बेवकूफ था जैसे मुझे चाहिए था। तूने मेरा यूज किया। मैंने तुझे अपनी बेटी माना और तुमने मेरा रिश्तों से, इन साजिश से भरोसा उठ गया। ये दुनिया रहने लायक नहीं, ये दुनिया रहने लायक नहीं है। भेजो इन दोनों को। थैंक यू पंडित जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने जांच के लिए इतनी बड़ी लड़ाई ना लड़ी होती और अपने मन में उठे शक के साथ समझौता कर लिया होता तो हम इन दोनों को कभी नहीं पकड़ पाते और ये दोनों खूनी खुली हवा में बाहर घूम रहे होते। आई रियली अप्रिशिएट इट। बड़े दुख की बात है कि पिछले साल दिल्ली में बुजुर्गों के साथ जितने भी अपराध हुए उनमें 52% केसेस में उनके ही किसी परिचित का हाथ था, यानी उनके बच्चे, दामाद, पड़ोसी या फिर रिश्तेदार। प्रताप पांडे और उनकी पत्नी सावित्री देवी ने अपनी बहू माया को हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा और उसी ने उनके साथ विश्वासघात किया और अपने पति और सास की हत्या करवा दी। माया एक शादीशुदा औरत थी, फिर भी मिक्की उसके प्यार में पागल था और इसी बात का फायदा उठाते हुए माया ने उससे ये घिनौने अपराध करवाए।
सन 2011 में दिल्ली और एनसीआर में जितने मर्डर केसेस रजिस्टर हुए उनमें से 33% क्राइम्स ऑफ पैशन थे, यानी भावावेश में आकर की गई ऐसी हत्याएं जिनकी जड़ में कोई ना कोई प्रेम प्रसंग हो। और इस तरह के अपराध हर जगह लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अपराध का रास्ता अपनाकर कभी किसी को खुशी नहीं मिली है। जब नींव ही गलत हो तो इमारत कभी ठीक नहीं बन सकती। लोभ और लालच में आकर अपने रिश्तों को भूल जाने वाले लोगों का अंजाम ठीक वैसा ही होता है जैसा माया का हुआ। माया के पास सब कुछ था, एक प्यार करने वाला पति, माँ बाप की तरह उसकी देखभाल करने वाले सास ससुर, लेकिन उसने सबके साथ विश्वासघात करते हुए अपने जीवन को तबाह कर लिया। वो जीवन जो हमेशा हरा भरा और खुशहाल रह सकता था। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।